मूल्यों का टकराव। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मूल्यों का टकराव। एक दिन अचानक प्रज्ञा जी के मोबाइल पर मैसेज आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर लोन ऑफ रुपीज 50 लाख हैज बीन सैंक्शन्ड। वो हैरान रह गई। आखिर किसने उनके नाम पर इतना बड़ा लोन ले लिया? जब सच सामने आया तो पता चला कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि उनके अपने बेटे बहू का था। ऐशो आराम और दिखावे में अंधे होकर उन्होंने माँ के घर को गिरवी रख दिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ प्रज्ञा की नहीं बल्कि हर उस माँ की आवाज़ है जो अपने बच्चों के लिए सब कुर्बान कर देती है, मगर जब वही बच्चे लालच में अंधे होकर धोखा देती हैं तो माँ को भी कानून और सच्चाई का सहारा लेकर खड़ा होना पड़ता है। घर का चमचमाता ड्राइंग रूम, दीवारों पर महंगे पेंटिंग्स, शीशे की सेंटर टेबल और कोनों में नकली सजावटी शोपीस, यह सब काजल की पसंद पर आया था। प्रज्ञा जी को कभी कभी लगता था कि घर का सुकून और आत्मीयता कहीं खो गया है। वो अपने बरामदे में तुलसी के पौधे और साधारण फर्नीचर में संतोष महसूस करती थी, लेकिन बहू काजल को यह सब पुराना और बोरिंग लगता था। एक दिन जब काजल ऑनलाइन शॉपिंग से एक महंगी डिजाइनर साड़ी मंगवा रही थी, प्रज्ञा जी कमरे में आई। प्रज्ञा जी ने शांत लेकिन समझाते हुए कहा, काजल बेटा, जिंदगी की असली खूबसूरती सादगी और संतोष में है। महंगी चीजें खरीदने से खुशी नहीं टिकती, असली खुशी तो परिवार की एकता और सुकून से आती है। काजल ने ताना मारते हुए फोन एक तरफ रख दिया। मम्मी जी, ये जमाना दिखावे का है। लोग आपके घर आकर यही तो देखते हैं कि आप क्या पहनते हैं, किस गाड़ी में बैठते हैं और किस सोसाइटी में रहते हैं। अब ये तुलसी के पौधे और पुरानी आदतें किस काम की? प्रज्ञा जी के चेहरे पर हल्की उदासी आ गई, लेकिन उन्होंने संयम नहीं छोड़ा। प्रज्ञा जी ने गंभीर स्वर में कहा, काजल, दिखावा पल भर का होता है, पर रिश्तों और इज्जत का सौदा कर दिया जाए तो जिंदगी भर पछताना पड़ता है। अमित, जो वहीं बैठा था, काजल का पक्ष लेते हुए बोला, मम्मी, आजकल स्टेटस मायने रखता है। अगर हम लोगों को दिखाएंगे नहीं तो लोग हमें नीचा समझेंगे। काजल गलत नहीं कह रही। प्रज्ञा जी ने बेटी की आंखों में देखा और गहरी सांस ली। अमित, पैसा कमाओ, मुझे खुशी है, लेकिन उसे खर्च करने का तरीका ऐसा मत अपनाओ कि घर की नींव ही हिल जाए। याद रखो, संपत्ति से बड़ी चीज इज्जत होती है। काजल और अमित को माँ की यह सीख हमेशा पुरानी सोच लगती। उन्हें लगता कि प्रज्ञा जी उनके रास्ते का रोड़ा है। यहीं से मतभेद की दीवारें ऊंची होने लगी। प्रज्ञा जी सादगी और संतोष का महत्व देती थी, जबकि काजल और अमित ऐशो आराम, पार्टियों और दिखाओं की जिंदगी जीते थे। रविवार की शाम थी। आज काजल की मैरिज एनिवर्सरी थी। घर में रिश्तेदारों का आने जाने का सिलसिला था। काजल ने फिर से एक महंगी पार्टी का आयोजन करने का प्लान बनाया। वो अमित से कह रही थी, अमित, इस बार पार्टी में सबको इम्प्रेस करना है। ड्रिंक्स का अरेंजमेंट अच्छे होटल से होगा और म्यूजिक सिस्टम भी नया लेंगे। हमारी सोसाइटी में शर्मा जी की पार्टी याद है? सब उन्हीं की तारीफ कर रहे थे। हमें उससे बढ़कर करना है। इतना सुनकर प्रज्ञा जी चुप न रह सकी। वो धीरे से बोली, काजल बेटा, पार्टी के लिए इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? जितना पैसा इन दिखावों में लगाओगी उतना किसी अच्छे काम में लगाओ तो पुण्य भी मिलेगा और मन को सुकून भी। काजल ने मुस्कुराते हुए लेकिन भीतर से चिढ़ते हुए जवाब दिया, मम्मी जी, आप तो हमेशा यही पुरानी बातें करती रहती हैं। आजकल की दुनिया पुण्य से नहीं, पैसे और स्टाइल से चलती है। लोग हमें देखकर सीखें कि हम कितने मॉडर्न और हाई स्टैंडर्ड हैं। प्रज्ञा जी ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, बेटा, इज्जत दिखावे से नहीं, अपने बड़ों का मान रखने से मिलती है। जिस घर में सादगी और आदर होता है वही घर स्वर्ग बनता है। यह सुनकर काजल ने आंखें घुमाई और अपनी सहेलियों की ओर देखकर हंस दी। काजल ने दोस्तों से धीमे स्वर में, ये देखो, हमारी मम्मी जी को
इन्हें हर जगह अपने ज्ञान की दुकान खोलनी होती है। हम कहीं भी जाएं, इन्होंने पुरानी सोच का लेक्चर देना ही है। रिश्तेदारों के सामने सास का मजाक उड़ाना प्रज्ञा जी को गहरी चोट दे गया। उनका चेहरा शर्म से झुक गया, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज ऊंची नहीं की। प्रज्ञा जी धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, काजल, बड़ों की बातों का मजाक उड़ाना शोभा नहीं देता। यह घर तुम्हारा भी है, लेकिन याद रखो, बड़ों का सम्मान किए बिना बड़ा नाम नहीं मिलता। काजल ने उनकी बात को फिर टालते हुए होठ सिकोड़ कर कहा, मम्मी जी, आप चाहें तो अपने पुराने ख्यालात अपने कमरे तक ही रखिए। आजकल के लोग वैल्यूज से ज्यादा वैल्यू देखते हैं। प्रज्ञा जी हर बार संयम, इज्जत और संस्कार की बातें करती, लेकिन काजल उनके हर शब्द को या तो टाल देती या मजाक बना देती। धीरे धीरे घर के नौकर चाकर और रिश्तेदार भी समझने लगे थे, बहू को सास की बातों की कोई कदर नहीं। इस असम्मान और टकराव ने प्रज्ञा जी के दिल को भीतर ही भीतर तोड़ना शुरू कर दिया। पर उन्होंने चुपचाप सहते हुए सोचा, शायद एक दिन काजल को समझ आएगा कि इज्जत और संस्कार ही असली संपत्ति है। शाम का समय था। हॉल में काजल और अमित इंटीरियर डिजाइनर के साथ बैठे थे। नई फर्नीचर और महंगी सजावट की लिस्ट पर चर्चा हो रही थी। तभी प्रज्ञा जी पानी का गिलास लेकर आई और धीरे से बोली, अमित, काजल, इतनी फिजूल खर्ची क्यों कर रही हो? घर पहले से ही अच्छा है, कुछ पैसे संभाल कर रखो, आने वाला कल भी देखना चाहिए। काजल ने तुरंत आंखें तरेरते हुए कहा, मम्मी जी, अब घर के फैसले हम दोनों ही करेंगे। आपकी सोच में बस बचत ही बचत है, लेकिन हमें मॉडर्न लाइफ जीनी है, सोसाइटी में स्टैंडर्ड बनाना है। अमित कुछ कहता उससे पहले ही काजल ने प्रज्ञा जी के हाथ से गिलास ले लिया और टेबल पर रख दिया, जैसे उनकी बात का कोई वजन ही ना हो। फिर काजल ने तेज आवाज में कहा, कृपया आप बीच में मत बोलिए, हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। आपके जमाने के तरीके अब पुराने हो गए हैं। यह सुनकर प्रज्ञा जी की आंखें भर आई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, काजल, जमाना चाहे कितना भी बदल जाए, घर बड़ों की दुआओं और इज्जत से ही चलता है। अगर तुम मुझे इस घर के फैसलों से अलग कर रही हो तो याद रखना, दीवारें सुंदर हो सकती है, लेकिन अगर उनमें अपनापन ना हो तो वो घर नहीं, बस मकान रह जाता है। काजल ने उनकी बात को हल्के में लेते हुए हंस दिया और इंटीरियर डिजाइनर से बोली, देखा आपने, यही वजह है कि मैं चाहती हूँ कि मम्मी जी अब इन सब मामलों में ना बोले। हमें फॉरवर्ड थिंकिंग चाहिए, ना कि ये पुराने ख्यालात। अमित चुप था, लेकिन उसकी आंखों में असमंजस झलक रहा था। वह जानता था कि माँ की बात सच है, मगर पत्नी की जिद और तानों के सामने वह खामोश रह गया। इस घटना ने प्रज्ञा जी के दिल में गहरी चोट दी। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि जिस घर को उन्होंने अपने खून पसीने से संवारा, उसी घर में अब उन्हें बाहरी बना दिया गया है। बहू का असम्मान और बेटों की खामोशी ने उनके भीतर एक ठंडी पीड़ा भर दी। लेकिन प्रज्ञा जी ने संयम नहीं छोड़ा। उनके चेहरे पर आंसुओं के बावजूद एक दृढ़ता थी। जिस दिन सच सामने आएगा, उस दिन सबको समझ आएगा कि बड़ों का मान क्यों जरूरी है। घर के भीतर ड्राइंग रूम में अमित और काजल बैठे थे। सोफे पर शॉपिंग कैटलॉग और लग्जरी कारों का ब्रोशर फैला हुआ था। काजल उत्साहित होकर बोल पड़ी, अमित, सोचो जरा, जब हमारी गाड़ी चमचमाती हुई सोसाइटी के गेट से गुजरेगी तो सबकी नजरें हमारी तरफ होंगी। अमित ने हिचकते हुए कहा, काजल, ये सब अच्छा तो है, पर इतने पैसे आएंगे कहाँ से? मेरी सैलरी तो बस ईएमआई और खर्चों में ही निकल जाती है। काजल ने तुरंत हाथ पकड़कर उसे समझाया, सोचो मत, तुम्हारी मम्मी यानी प्रज्ञा जी के पास इतना बड़ा घर है, वो अकेली हैं, उन्हें इन सब पैसों का क्या करना है? हम उनके नाम से लोन ले सकते हैं, बैंक तो तुरंत पैसे दे देगा। अमित चौंका, मानो उसने कोई अनसुनी बात सुन ली हो। अमित, क्या? मम्मी के घर को गिरवी रखकर? लेकिन मम्मी कभी नहीं मानेगी। मगर मम्मी को बताएगा कौन? अगर उन्हें पता चल गया तो? काजल ने हल्की हंसी के साथ ताना मारा, अरे
अम्मा को क्या पता चलेगा, वो तो किताबों और मंदिर में पूजा पाठ में लगी रहती हैं। बैंक के कागज समझना उनके बस की बात नहीं। साइन भी कोई आसानी से नकल कर लेगा। हम बस चुपचाप कागज जमा कर देंगे। अमित ने गहरी सांस ली। मन के भीतर डर और अपराध बोध था, पर लालच का बोझ भारी पड़ गया। धीरे धीरे वह कमरे से निकला और माँ के स्टडी रूम की ओर बढ़ा। रात का सन्नाटा था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक के बीच अमित ने अलमारी खोली। वहां व्यवस्थित ढंग से रखे फाइलों और दस्तावेजों में से उसने संपत्ति के कागज निकाल लिए। कागज हाथ में आते ही अमित के माथे पर पसीना छलक आया, मगर अगले ही पल काजल की आवाज कानों में गूंजी। अमित, ये मौका हाथ से मत जाने दो। कल बैंक चलकर सब कर देंगे। सोचो, 50 लाख, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। अमित ने दस्तावेज कसकर पकड़ लिए और धीरे से बुदबुदाया, माफ करना मम्मी, लेकिन अब हमें ये करना ही होगा। अगले दिन वह कागज लेकर बैंक पहुंचा और माँ के नाम से 50 लाख का लोन आवेदन भर दिया। घर के दस्तावेज गिरवी रख दिए। उसे नहीं पता था कि यही उसका सबसे बड़ा अपराध साबित होने वाला है, और माँ की नजरों में उसकी सच्चाई एक दिन पूरी तरह उजागर हो जाएगी। एक दिन सुबह का वक्त था। हल्की धूप फूलों पर पड़ रही थी, हल्की हवा चल रही थी और वे अपनी पसंदीदा किताब के पन्ने पलट रही थी। अब उन्हें न किसी दौड़ भाग की चिंता थी, न किसी नौकरी की व्यस्तता। 30 साल तक विद्यालय में अध्यापिका रहकर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली थी। पेंशन समय पर मिलती थी, घर बड़ा था और उसमें यादों का खजाना। उनके लिए यही जीवन की सबसे बड़ी शांति थी। तभी मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर नजर पड़ी तो एक मैसेज चमक रहा था। Congratulations, your home loan of rupees 50 lakh has been sanctioned. EMI will start from next month. मैसेज पढ़ते ही उनके हाथ से पानी की बाल्टी गिर गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। प्रज्ञा जी हैरान स्वर में बुदबुदाई, लोन मेरे नाम से? ये कैसा मजाक है? मैंने तो कभी कोई लोन अप्लाई ही नहीं किया। वो बार बार मोबाइल को देखती, मैसेज पढ़ती और माथे पर हाथ रख लेती। ये कैसे हो सकता है? क्या किसी ने मेरी जानकारी के बिना मेरे दस्तावेज इस्तेमाल कर लिए? उनके मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। अगले ही पल उन्होंने दुपट्टा लिया और दृढ़ कदमों से बैंक की ओर चल पड़ी। अब सच्चाई सामने लानी ही थी। प्रज्ञा जी तेज कदमों से बैंक में दाखिल हुई। उनके हाथ में वही मोबाइल था जिसमें अभी अभी मैसेज आया था। सीधे मैनेजर के केबिन में पहुंची। उन्होंने स्क्रीन सामने कर दी। प्रज्ञा जी तेज स्वर में बोली, देखिए, ये मैसेज अभी अभी मेरे मोबाइल पर आया है कि मेरे नाम से 50 लाख का होम लोन सैंक्शन हो गया है, पर मैंने तो कभी ऐसा कोई आवेदन ही नहीं किया। ये कैसे संभव है? मैनेजर चौंक गया। उसने सिस्टम खोला और फाइल सामने खींच ली। मैनेजर ने औपचारिक लहजे में कहा, मैडम, यहाँ तो आपके आधार और पैन कार्ड की कॉपी जमा है, साथ ही सिग्नेचर भी है। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर लोन पास हुआ है। प्रज्ञा जी ने फाइल उठाई और सिग्नेचर पर नजर डालते ही आंखों में आग भर आई। प्रज्ञा जी ने कठोर स्वर में कहा, ये मेरे हस्ताक्षर नहीं है, किसी ने मेरी नकल की है। और देखिए, आधार कार्ड की फोटो के साथ छेड़छाड़ हुई है। मैनेजर थोड़ा असहज हो गया। लेकिन मैडम, प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। प्रज्ञा जी ने बात काट दी। उनका स्वर अब और भी मजबूत था। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। मुझे कानून और प्रक्रिया की अहमियत भली भांति पता है। ये साफ साफ फ्रॉड है। आप तुरंत इस मामले की जांच कराइए। मेरे असली सिग्नेचर और इस नकली हस्ताक्षर की फोरेंसिक जांच होगी। उन्होंने बैग से अपनी पुरानी बैंक पासबुक निकाली और सामने रख दी। प्रज्ञा जी दृढ़ता से बोली, ये मेरे असली हस्ताक्षर हैं, इनसे मिलाइए और सच सामने आ जाएगा। अगर बैंक ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो मुझे पुलिस और आरबीआई लोकपाल तक जाना पड़ेगा। मैनेजर के माथे पर पसीना आ गया। कमरे में तनाव का माहौल बन गया। प्रज्ञा जी की आंखों में आक्रोश और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। अब चाहे जो हो,
मैं अपनी मेहनत से बनाए इस घर और अपने नाम का इज्जत किसी के लालच की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। बैंक मैनेजर खामोश बैठा था। सामने प्रज्ञा जी की आंखों में शक्त भरोसा और न्याय की चमक थी। प्रज्ञा जी दृढ़ स्वर में, देखिए, ये मेरे असली हस्ताक्षर नहीं है। मुझे मेरे पूरे लोन आवेदन की कॉपी दीजिए। मैं हर पन्ना जांचूंगी और मैं मांग करती हूँ कि इन दस्तावेजों की फोरेंसिक जांच कराई जाए। सच छुप नहीं सकता, मैनेजर हिचकते हुए बोला। मैडम, अगर आपने खुद आवेदन नहीं किया तो ये गंभीर अपराध है। लेकिन इसमें तो प्रज्ञा जी ने बीच में ही रोक दिया। लेकिन की कोई जगह नहीं है। यह साफ साफ धोखाधड़ी और जालसाजी है। अभी के अभी लिखित रूप में मेरी शिकायत दर्ज करें और जांच प्रक्रिया शुरू करें। उन्होंने अपने पर्स से पेन निकाला और कागज पर लिख दिया। मैं प्रज्ञा शर्मा, इस बैंक की ग्राहक, यह स्पष्ट करती हूँ कि मेरे नाम से स्वीकृत यह 50 लाख का लोन मेरी जानकारी और सहमति के बिना है। मेरे हस्ताक्षर नकली हैं और यह पूरा करार धोखाधड़ी है। अतः मैं इसकी तत्काल फोरेंसिक जांच और कार्यवाही की मांग करती हूँ। कागज पर हस्ताक्षर कर वे मैनेजर के सामने रख देती हैं। उसी शाम प्रज्ञा जी सीधे थाने पहुंची। थानेदार ने उन्हें देखकर आश्चर्य से पूछा, जी आप बताइए, क्या मामला है? प्रज्ञा जी ने बैंक का पत्र और कॉपी सामने रख दी। प्रज्ञा जी सख्त स्वर में बोली, मेरे घर को गलत तरीके से गिरवी रखकर मेरे नाम से 50 लाख का लोन लिया गया है। ये पूरी तरह से धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला है। मैं इसके लिए FIR दर्ज करवा रही हूँ। थानेदार ने गंभीर होकर कागज उठाया और FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया। फिर प्रज्ञा जी घर लौटी और लैपटॉप खोलकर RBI ओम्बुड्समैन की वेबसाइट पर गई। शिकायत फॉर्म भरा और सारी डिटेल्स अपलोड कर दी। प्रज्ञा जी ने अपने आप से कहा, आजकल अपराध सिर्फ चालाकी से नहीं रुकते, बल्कि जागरूकता और सही कानूनी कदम से रुकते हैं। अब चाहे ये साजिश किसी की भी हो, मैं सच सामने लाकर ही रहूंगी। उनके मन में हल्का दर्द था कि उनके ही घर से किसी ने ये धोखा किया है, लेकिन उस दर्द पर उनकी शिक्षा और दृढ़ता भारी पड़ रही थी। कुछ हफ्तों बाद बैंक ने फोरेंसिक विशेषज्ञ बुलाए। दस्तावेजों की जांच शुरू हुई। साथ ही पुलिस भी मामले की गहन छानबीन कर रही थी। प्रज्ञा जी घर में बैठकर चाय पी रही थी। उनके मन में हल्की बेचैनी थी, लेकिन विश्वास था कि सच किसी भी तरह छुप नहीं सकता। पुलिस और बैंक के अधिकारियों की रिपोर्ट आई। दस्तावेजों की जांच में पाया गया कि हस्ताक्षर नकली थे। आधार और पैन कार्ड की फोटो में हेरफेर हुआ था। लोन आवेदन अमित और काजल ने चुपचाप किया था। जब पुलिस ने अमित और काजल को पूछताछ के लिए बुलाया तो पहले तो उन्होंने बचाव करने की कोशिश की। अमित ने हिचकते हुए कहा, मम्मी, मुझे कभी लोन नहीं लेने देती, इसलिए मुझे लगा कि मैं उनके पैन कार्ड का इस्तेमाल करके लोन ले सकता हूँ। और फिर हम एक ही घर में तो रहते हैं, वह मेरा घर भी तो है, पर यह तो गलती हो गई। काजल ने डरते हुए कहा, ये सब मैडम को कैसे पता चला? हम तो बस। प्रज्ञा जी बैंक और पुलिस के साथ वहां पहुंची। उन्होंने शांत लेकिन सख्त स्वर में कहा, गलती नहीं, ये साजिश थी। मेरे नाम पर आपके किए गए दस्तावेज पूरे देश के कानून के खिलाफ हैं। अब यह सबूत रिकॉर्ड में है। बैंक ने तुरंत लोन को रद्द कर दिया और घर गिरवी से मुक्त हुआ। कोर्ट ने अमित और काजल को फटकार लगाई। कोर्ट के वकील ने सख्त स्वर में कहा, यह मामला स्पष्ट धोखाधड़ी और जालसाजी का है। आरोपी को चेतावनी दी जाती है कि ऐसे कृत्य दोबारा नहीं किए जाए। अमित और काजल की आंखों में शर्म और पछतावा साफ दिखाई दिया। प्रज्ञा जी ने शांति और दृढ़ता के साथ कहा, संपत्ति से बड़ा रिश्ता होता है। जो अपने ही माता पिता के विश्वास के साथ धोखा करता है, वह समाज में कभी सम्मान नहीं पा सकता। घर में अब सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा दुख का नहीं, बल्कि सच्चाई और न्याय की जीत का सन्नाटा था। कई हफ्तों की जांच और दस्तावेजों की फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद सच धीरे धीरे सामने आया था। पुलिस ने अमित और काजल को बुलाया। दस्तावेजों की तुलना में स्पष्ट हो गया कि सभी फर्जी हस्ताक्षर और आधार पैन कार्ड की नकल वही लोग कर चुके हैं। अमित की आंखें जमीन पर टिक गई।
काजल का चेहरा पीला पड़ गया। पुलिस अधिकारी ने सख्त स्वर में कहा, आप दोनों ने जानबूझकर प्रज्ञा जी के नाम से 50 लाख का लोन लिया और उनके घर को गिरवी रखा। यह धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला है। प्रज्ञा जी खड़ी थी। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि दृढ़ता और न्याय का विश्वास चमक रहा था। प्रज्ञा जी ने धीरे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, जो अपने ही माता पिता के विश्वास के साथ खेलता है उसका समाज में कोई सम्मान नहीं। अब मैं चाहती हूँ कि आप दोनों अपनी गलती को स्वीकार करें और सीखें कि लालच और छल की कोई जीत नहीं होती। बैंक ने तुरंत लोन रद्द कर दिया। प्रज्ञा जी का घर अब फिर से गिरवी मुक्त हो गया। कोर्ट की सुनवाई में जज ने कड़े शब्दों में अमित और काजल को फटकार लगाई। जज ने सख्त स्वर में कहा, यह मामला साफ साफ धोखाधड़ी और जालसाजी का है। संपत्ति और रिश्तों के बीच में छल करना कानून के खिलाफ है। आपको चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में ऐसा कृत्य दोबारा ना करें। अमित और काजल ने सिर झुका लिया। उनके चेहरे पर शर्म और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। प्रज्ञा जी ने गहरी सांस ली। अब उनका घर और नाम सुरक्षित था। घर में सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा दुख का नहीं बल्कि सच्चाई और न्याय की विजय का था। प्रज्ञा जी ने अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज, आधार, पैन, बैंक पासबुक सुरक्षित तिजोरी में रख दिए। साथ ही बैंक और पुलिस का नोटिस भेजा कि किसी भी गलत इस्तेमाल की स्थिति में उन्हें तुरंत सूचित किया जाए। रात को प्रज्ञा जी बरामदे में बैठी थी। उनके चेहरे पर हल्की चिंता थी, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास और संतोष की चमक। आज मैं केवल अपने घर की सुरक्षा नहीं कर रही बल्कि अपने बेटे और बहू द्वारा किए गए लालच और छल का पर्दाफाश भी कर रही हूँ। यही शिक्षा है। सच्चाई और कानून कदम से ही इंसान अपने अधिकार बचा सकता है। फोरेंसिक रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद सच्चाई साफ हो गई थी। बैंक ने तुरंत लोन रद्द कर दिया और घर गिरवी से मुक्त हो गया। कोर्ट ने अमित और काजल को फटकार लगाई थी, लेकिन प्रज्ञा जी जानती थी कि सिर्फ कानूनी कार्यवाही से ही रिश्ते ठीक नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने दोनों को घर बुलाया। ड्राइंग रूम में अमित और काजल बैठे थे। चेहरे पर शर्म और डर साफ झलक रहा था। प्रज्ञा जी शांत लेकिन दृढ़ स्वर में खड़ी थी। अमित, काजल, मैं जानती हूँ कि यह घर आपका नहीं है, यह मेरा और मेरे मेहनत का फल है। फिर भी आपने मेरे नाम का इस्तेमाल करके मेरे भरोसे के साथ धोखा किया। अमित झुककर बोला, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। मम्मी, हमें अफसोस है। हम नहीं जानते थे कि इतनी बड़ी गलती हो जाएगी। काजल रोते हुए बोली, मैडम, हम बस सोसाइटी और दिखावे के लिए, हमें माफ कर दीजिए। प्रज्ञा जी ने गहरी सांस ली। उनका गुस्सा गुस्से में नहीं बल्कि सिखाने की दृढ़ता में बदल गया था। प्रज्ञा जी ने धीरे पर स्पष्ट स्वर में कहा, आप दोनों को सबसे बड़ा सबक यह सीखना है कि लालच और छल कभी जीत नहीं पाते। संपत्ति, पैसा और दिखावा अस्थायी है, लेकिन विश्वास और इज्जत हमेशा बचानी पड़ती है। प्रज्ञा जी की आंखों में आंसू और आवाज में नमी थी। मैंने आपको हमेशा यही सिखाया, ईमानदारी और समझदारी सबसे बड़ी ताकत है। आपने इसे नकारा, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि असली ताकत मेरी जागरूकता और दृढ़ता में है। अमित और काजल नीचे की ओर देखते रहे। उनके दिल में शर्म और पछतावा गहराया। प्रज्ञा जी ने दोनों के सामने यह भी साफ कर दिया कि अब से घर की कोई संपत्ति उनके नियंत्रण में नहीं होगी। साथ ही उन्होंने बेटे को यह समझाया कि सच्चा सम्मान और प्यार पैसों या दिखावे में नहीं बल्कि रिश्तों की ईमानदारी में है। प्रज्ञा जी ने कहा, अब तुम दोनों सीख गए हो कि छल, लालच और दिखावा इंसान को कहाँ ले जाते हैं, पर याद रखना, इंसान की असली ताकत उसकी समझदारी, ईमानदारी और न्यायप्रियता में है। घर में अब सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा दुख का नहीं बल्कि सच्चाई, न्याय और माँ की दृढ़ता की जीत का सन्नाटा था। प्रज्ञा जी अपने बरामदे में बैठी। उनके चेहरे पर शांति और आत्मविश्वास की झलक थी। अमित और काजल ने अपने कृत्यों पर गहरी शर्म महसूस की। उन्होंने समझा कि सच्चाई और न्याय के सामने कोई छल टिक नहीं पाता। लालच और छल
कभी स्थायी नहीं रहते। कानूनी कदम और जागरूकता से आप अपने अधिकार सुरक्षित रख सकते हैं। रिश्तों की असली ताकत ईमानदारी, समझदारी और भरोसे में होती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।